Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जुलाई महीने के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। यह एक मंथली करेंट अफेयर्स का एक भाग है। कुछ दिन पहले मैंने अगस्त महीने के करेंट अफेयर्स को लाया था। अब मैं ऐसे ही हफ्ता हफ्ता में पीछे करते करते इस बार जुलाई लाया हूं, अगले हफ्ते जून आएगा। इसी तरह से आपका जनवरी 2020 तक मैं सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करूंगा। इसलिए आपसे निवेदन है, इन सभी करंट अफेयर्स का नोट्स बना लीजिए। वैसे मैं प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। उसके पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन फटाक से मिले। ओके, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने जुलाई महीने के करंट अफेयर्स को। मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, देश का पहला कबक पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? कबक पार्क अर्थात लाइकेन पार्क। लाइकेन पार्क, पहले कबक क्या होता है एग्जाम्पल समझिए। मशरूम कबक का एक प्रकार है। मशरूम आप लोगों ने जरूर खाई होगी, कबक का एक प्रकार है, वही हुआ कबक। तो कबक पार्क का भारत में उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। पहला कबक पार्क है देश का। यह कहाँ स्थापित किया गया, थोड़ा सा ये जानिए। तो उत्तराखंड दो पार्ट में बटा हुआ है, गढ़वाल और कुमायूं। ये यदि उत्तराखंड है तो ये दो पार्ट में बटा हुआ है। उत्तराखंड में 13 जिले, जिसमें 7 गढ़वाल में और 6 कुमायूं में आता है। तो कुमायूं वाले एरिया में उत्तराखंड के मनुष्यारी एक क्षेत्र का नाम है, उसी क्षेत्र में यह पार्क स्थापित किया गया है, विकसित किया गया है। यह पार्क जुलाई महीने में ही पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। ओके, थोड़ा सा एक बात और जानिए कि उत्तराखंड के लोग कबक को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो कबक को स्थानीय भाषा में उत्तराखंड के लोग झूला कहते हैं या पत्थर के फूल कहते हैं। उत्तराखंड इधर न्यूज में था क्योंकि उत्तराखंड की एक और राजधानी विकसित की गई है, आप लोगों को पता होगा, गैरसैंण। ठीक है, गैरसैंण जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में है। और इससे कुछ ज़्यादा जानना नहीं है। उत्तराखंड के बारे में मैंने बता चुका हूँ कि 13 जिला है। और थोड़ा सा बता दूं कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है नैनीताल में है। बाकी आपको जितने भी राज्य का स्टेट वाइज नोट्स पढ़ना है वेबसाइट पर विजिट कीजिए, उसके स्टेट सेक्शन में जाइए और सभी राज्यों के नोट्स पढ़िए। आप लोग के लिए वहाँ प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो देश का पहला कबक पार्क उत्तराखंड में विकसित किया गया है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? आप में से कुछ को जरूर पता होगा, तो मैं बता दूं, प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे डॉक्टर बिधान चंद्र राय। उनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। यह 1991 से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष डॉक्टर दिवस या राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, इस प्रश्न के बारे में इतना बहुत हुआ। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहला बार यह पुरस्कार इसी साल स्टार्ट हुआ है। प्रश्न है, किसे पहले पीसी महान नोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी रंगराजन। आप लोग सी रंगराजन को अवश्य जानते होंगे, राज्यसभा के मेंबर हैं, महान आर्थिक सलाहकार हैं, अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि पीसी महान नोबिस पुरस्कार क्या है, क्यों दिया जाता है, कब से दिया जाता है, ये सब बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन आपको इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को छाट कर याद रखना है। मैं उस फैक्ट को हाईलाइट करूंगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर है रंगराजन। इनको सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, याद रखिएगा, सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पीसी महान नोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार की शुरुआत 2020 में हुई है और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दी गई है। इस पुरस्कार का स्टार्टिंग इसी साल हुआ है, अभी मैंने बताया। तो इस पुरस्कार को भी सांख्यिकी के विकास और संवर्धन के लिए, योगदान के लिए ही हर एक वर्ष दिया जाएगा। ओके, क्यों दिया जाएगा? सांख्यिकी के विकास और संवर्धन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला अवार्ड पीसी महान नोबिस दिया गया है रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रंगराजन, महान इकोनॉमिस्ट हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथे प्रश्न की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रश्न है, देश का पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य में शुरू हुआ है? प्लाज्मा बैंक पता होगा,
प्लाज्मा डोनेट करना है। जिस तरह से ब्लड बैंक ब्लड डोनेट करना है, उसी तरह से प्लाज्मा बैंक प्लाज्मा डोनेट करना है। तो कोरोना के केस उस समय जुलाई के समय में दिल्ली में रफ्तार से बढ़ रहे थे, और जब प्लाज्मा थेरेपी आजमाया गया तो यह बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। तो इसीलिए वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने प्लाज्मा बैंक की स्थापना की दिल्ली में। ओके, तो प्लाज्मा बैंक, जिस तरह से हम लोग खून डोनेट करते हैं उसका भी कुछ क्रिटेरिया होता है कि ये रहेगा तभी हम लोग खून डोनेट करेंगे। तो उसी तरह से प्लाज्मा में भी डोनेट करने में भी है कि यदि 18 से 60 वर्ष तक के लोग ही डोनेट कर सकते हैं। 50 किलो कम से कम उनका वेट होना चाहिए जो डोनेट करना चाहते हैं प्लाज्मा, और इसके साथ ही उन्हें कोई रोग नहीं होना चाहिए, मधुमेह नहीं, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर कुछ नहीं होना चाहिए। स्वस्थ मनुष्य होगा तभी वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव, वो कोरोना ठीक भी हो चुके हैं, तो वो 14 दिन के बाद, जब वो कोरोना ठीक हो जाए उनका, तो 14 दिन के बाद वो भी डोनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बहुत हो गया। तो बस प्रश्न की तरफ आप लोग ध्यान दीजिए कि देश का पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य में शुरू हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दिल्ली। दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू हुआ है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट आधिकारिक रूप से कब लॉन्च हुआ। तो यह 5 जुलाई को लॉन्च हुआ। सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट, प्रश्न को दूसरे तरीके से भी रखा जा सकता है, दे देगा कि सरकार द्वारा जारी एलिमेंट ऐप का संबंध किससे है। ओके, पढ़ाई से, स्वास्थ्य से, या फिर सोशल मीडिया से, तो ऐसा कुछ प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा, ऐप का नाम है एलिमेंट, क्या है, सोशल मीडिया ऐप है। इस ऐप में बहुत सारे ऐप को कवर किया गया है। जिस तरह से आप लोग एमसेंट ब्राउजर यूज किए होंगे, तो एमसेंट ब्राउजर में क्या था कि एक ही ब्राउजर में सब था, फेसबुक भी था, ट्विटर भी था, इंस्टा भी था, ये सब वगैरह वगैरह। तो उसी तरह से एलिमेंट भी है, इसी में सब चीज़ें, आपको अलग अलग ऐप नहीं रखना होगा, इसी के थ्रू आप लोग यूज कर सकते हो। तो ये 5 जुलाई को लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि बहुत सारे चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है सरकार। 3 टर्म में करके बहुत सारे ऐप को, करीब 200 से ज़्यादा, 250 ऐप्स को बैन किए हैं। बढ़िया कदम है, देखते हैं कहाँ तक चलता है। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 5 जुलाई। प्रश्न ध्यान रखना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, एलिमेंट ऐप किससे संबंधित है, तो यह सोशल मीडिया से संबंधित है। बाकी डेट तो एग्जाम में नहीं पूछेगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त की गई है। तो निगाद जौहर को पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया। बस याद रखिए इसको, और इसमें पाकिस्तान के बारे में कुछ डिस्कशन करने का मन नहीं करता है, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं, और यदि पूछेगा तो फिर मैं उसे बता दिया करूँगा। बस इतना ही याद रखना है, पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है और निगार जौहर उस पद को सुशोभित की है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। प्रश्न है, AIR ऑल इंडिया रेडियो पर पहला संस्कृत समाचार कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है संस्कृत साप्ताहिकी। नाम से ही पता चल रहा होगा अर्थ, संस्कृत मतलब संस्कृत, साप्ताहिकी मतलब वीकली, संस्कृत वीकली, वीकली शनिवार को शनिवार इसका वीकली प्रसारण किया जाएगा, और सुबह को, रविवार की सुबह को इसका रिपीट टेलीकास्ट किया जाएगा। मतलब एक वीक का जो भी न्यूज हुआ उसे सुनाया जाएगा संस्कृत में सैटरडे को सैटरडे। किस पर? ऑल इंडिया रेडियो पर। बस, और कुछ ज़्यादा जानना नहीं है। ये देखिए, निधन का आ गया एक प्रश्न है, 2 जुलाई 2020 को फिल्मी दुनिया से जुड़ी सरोज खान का निधन हो गया, हुए थी। तो यह एक बहुत बेहतरीन कलाकार थी, कोरियोग्राफर थी, बहुत अच्छा डांस सिखाती थी। कोरियोग्राफर मतलब वही डांस सिखाना। ओके, तो सिंपल सा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सरोज खान का संबंध किस जगत से था, खेल जगत, चिकित्सा जगत, फिल्म जगत, ऐसा करके। तो इस प्रश्न का उत्तर जो यहाँ दिया हुआ है उसका उत्तर कोरियोग्राफर, और जो मैंने बताया जो पूछा जा सकता है उसका उत्तर फिल्म जगत। ओके, और इसके बारे में कुछ जानना नहीं है, और फिल्मी दुनिया की बात तो करना ही नहीं है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं फिल्मी दुनिया में क्या हो रहा है, सिर्फ रिया 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 फिल्मी दुनिया में है। ओके, छोड़िए, हम लोग अपने महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है, भारत की सहायता से नेपाल में बने संस्कृत विद्यालय का नाम क्या है। भारत नेपाल के लिए बहुत सारे काम करता है, नेपाल से भारत की रोटी बेटी का संबंध माना जाता है। ओके, नेपाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, नेपाल से भारत की दोस्ती रहना भी भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत की सहायता से नेपाल में एक संस्कृत विद्यालय बना है जिसका नाम है श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। थोड़ा सा जानिए यह विद्यालय क्या है। तो वेदों और आधुनिक शिक्षा पद्धति के अध्ययन के लिए नेपाल के इलम जिले में
संस्कृत विद्यालय का नाम श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय है, जिसका उद्घाटन 6 जुलाई को किया गया। ठीक है, अब देखिए, इस विद्यालय के निर्माण के लिए भारत सरकार ने करीब 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। तो भारत बोला, मैं पहले भी बता चुका हूँ, भारत और नेपाल का संबंध रोटी बेटी का है। भारत हर संभव मदद करता है नेपाल की, लेकिन अभी थोड़ा सा नेपाल कंफ्यूज हो गया है, चाइना की झांसे में आ रहा है। छोड़िए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, 100% घरों में गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन बना है देश का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जिसके हर एक घर में गैस कनेक्शन पहुंच गया है। ठीक है, गैस कनेक्शन की बात करें तो प्रधानमंत्री का उज्ज्वला योजना जो था वो गैस से ही रिलेटेड था। हर एक आदमी के पास गैस पहुंचे, इसलिए उज्ज्वला योजना था। थोड़ा सा हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। सबसे पहले हम लोग हिमाचल प्रदेश की राजधानी के बारे में जानेंगे। तो आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। शिमला नाम कैसे पड़ा? तो मां काली का एक रूप है जिसे श्यामला माता के नाम से जाना जाता है। तो श्यामला माता के नाम के कारण ही इसका नाम शिमला पड़ा। हिमाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, वह है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। यह इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि यह यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। एक और पिन वैली नेशनल पार्क है, पिन घाटी नेशनल पार्क, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। ओके, और थोड़ा सा जानिए कि हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का एप्पल स्टेट। चूंकि अब जम्मू कश्मीर तो स्टेट रहा नहीं, इसलिए हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और भारत में सर्वाधिक मशरूम का उत्पादन, कुछ देर पहले हम लोग मशरूम की बात कर रहे थे, तो भारत में सर्वाधिक मशरूम का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में ही होता है। हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश के बारे में बहुत सारी जानकारियां कर ली। यदि और आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में जानना है तो वही वेबसाइट पर जाकर विजिट कीजिए, स्टेट वाइज नोट्स में जाइए और वहां पढ़ लीजिए, बिल्कुल फ्री है। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा। तो यह सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया गया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इससे आप लोग परिचित होंगे, नरेंद्र मोदी द्वारा यह बनाया गया है, सिंपल सा फंडा है। इसका हेडक्वार्टर आपको पता होगा गुरुग्राम में है। ओके, तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। हाल ही में ISA का सम्मेलन भी हुआ है। थोड़ा सा जानिए इसका क्षमता क्या है। तो यह 750 मेगावाट का है। ये हालांकि पूछेगा नहीं, बस आपको याद इतना ही रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किया गया है। ओके, मध्य प्रदेश में किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया है? तो आप लोगों को पता नहीं होगा, जानिए। मध्य प्रदेश में पर्यटक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया, क्योंकि कोविड-19 के कारण सब राज्य का पर्यटन ठप है, क्योंकि कोई यातायात का साधन ही नहीं है। अब तो धीरे धीरे सभी साधन खुलने लगे हैं। आई होप 1-2 महीना में सभी रेलवे की सुविधाएं खुल जाएगी। ओके, हालांकि वैक्सीन अभी तक मिला नहीं है। अब कोरोना का ग्राफ हमारे देश में और अधिकतम बढ़ने लगा है। अब तो 1 लाख के करीब पर डे टच करने लगा है केस, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन ये बात हुई है कि कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन हमारे देश में कोरोना का डर घटता जा रहा है। ओके, खैर छोड़िए। प्रश्न था कि इंतजार आपका अभियान किसने शुरू किया है? तो पर्यटक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 हॉस्पिटल भारत में कहां बनाया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है दिल्ली में। मैंने बताया कि जुलाई के महीनों में दिल्ली में बहुत अधिक मात्रा में केसेस बढ़ रही थी, तो उसे कंट्रोल करने के लिए 10,000 बेड का हॉस्पिटल दिल्ली में बनाया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल है। कहां बनाया गया, थोड़ा सा ये जानिए। सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में 10,000 बेड का कोविड अस्पताल बनाया गया। ओके, यह दिल्ली के छतरपुर में स्थित है, दक्षिणी दिल्ली के। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, बस ये जानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल भारत के दिल्ली में बनाया गया है। बस अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कोरोना महामारी के दौरान विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने किस नाम से अभियान चलाया? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु के नाम से अभियान चलाया है भारतीय नौसेना ने, ताकि विदेश में फंसे खासकर मालदीव जैसे देशों से
भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु नामक अभियान चलाया गया। और विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के ही क्रम में आपको याद होगा कि केरल में हवाई जहाज एक दुर्घटना हो गई थी इधर हाल ही में, जिसमें एक बहुत ही योग्य पायलट की मौत हो गई थी। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में बनने जा रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। आपको पता होगा कि विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, जिसे सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। कहां? तो गुजरात में। ओके, सेकेंड नंबर पर कौन है? मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता जो है 1,10,000 है, मेलबर्न की क्षमता 1 लाख है, और इसकी क्षमता जो राजस्थान में बनने वाली है इसकी क्षमता 75,000 होगी। ओके, तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अपने भारत के राजस्थान में बनाया जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय समाचार चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा दिया है? नन अदर देन नेपाल। नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेपाल अभी थोड़ा सा चीन का सपोर्ट से उछल रहा है, और भारत के, आपने ये भी देखा होगा कि नेपाल हाल ही में मैप जारी किया था कुछ दिन पहले, 1-2 महीने पहले, जिसमें उत्तराखंड के 2 एरिया को, 2 छोटे छोटे जगह को अपने मैप में दिखा दिया। तो ये सब बस नेपाल चीन के इशारे पर काम कर रहा है, लेकिन अब सब स्थिति कंट्रोल में है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेपाल अपना ही है। मैंने नेपाल से एक और क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किया था कि नेपाल से हमारा संबंध बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा बस इसमें मिसअंडरस्टैंड हो गया था, अब सब ठीक है। तो नेपाल ने दूरदर्शन को छोड़कर बाकी जितना भी चैनल था इंडिया का, सब पर रोक लगा दिया है। बस इस प्रश्न का उत्तर यही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा ये बात। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी, थोड़ा सा जान लीजिए। अभी कोविड-19 है तो कोविड-19 से ही रिलेटेड थीम रहेगी। तो इस वर्ष की थीम थी कोविड-19 की रोकथाम, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो। यही इस वर्ष की थीम थी, और इससे ज्यादा कुछ आपको जानना नहीं है, बस यही जानना है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। परीक्षा में अब डायरेक्ट दिवस नहीं पूछा जाता है, उसका थीम पूछने लगा है, इसलिए आप लोग दिवस के साथ साथ थीम भी याद रखिए, ताकि परीक्षा का कोई भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, थीम मैंने नीचे दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कुशल कामगारों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुशल कामगारों के लिए असीम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। असीम का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। इस पोर्टल पर तकरीबन 20 लाख स्किल्ड प्रवासी मजदूरों के बारे में जानकारी अपलोडेड है। ठीक है, और यदि किन्हीं को उनसे जरूरत होगा तो वो पोर्टल पर जाएंगे, अपने उपयोग के मजदूरों को अपने लिए बुलाएंगे और उनसे काम करवाएंगे, उनको पैसा देंगे। बस यही इसका एम है। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है प्रतिष्ठा देवेश्वर। प्रतिष्ठा देवेश्वर ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है। ये चंडीगढ़ की रहने वाली थी। 13 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिनके कारण ये दिव्यांग हो गई थी। ओके, तो इन्हें हाल ही में ऑक्सफोर्ड की तरफ से इनविटेशन आया है वहां पढ़ाई देने के लिए। ओके, वो वहां पढ़ने जाएंगी। प्रतिष्ठा देवेश्वर नाम है, पहली भारतीय दिव्यांग है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह दिव्यांग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग प्रतिष्ठा देवेश्वर जी बन गई है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईरान ने जिस चाबहार परियोजना से भारत को बाहर किया है वह किससे संबंधित है? सबसे पहले जानते हैं कि ईरान क्या किया है, चाबहार परियोजना क्या है और ईरान क्या किया है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा मैप देखिए। तो ये जो किया है ईरान, अभी क्या किया है कि ईरान को भारत जिसमें हिस्सेदारी था ईरान की इस परियोजना में कि चाबहार पोर्ट से लेके इधर अफगानिस्तान के काबुल तक इसको रेलवे ट्रैक बनाना था। तो ईरान किया है कि चूंकि इंडिया लेट कर रहा था इस प्रोजेक्ट में अपने शेयर देने में, इसलिए इसे बाहर कर दिया है और दूसरे कंट्री को उसमें लेगा, शायद चाइना ही जाएगा। और
बस यहाँ से यहाँ तक, बाकी इधर अफगानिस्तान के साइड इंडिया को ही करना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चाबहार पोर्ट के बारे में थोड़ा जानना चाहिए आप लोगों को, क्यों भारत के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये देखिए, लोकेशन देखिए, ये हमारा इंडिया है, ये चाबहार ईरान में है, और ये ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट जो है विश्व का सबसे बड़ा पोर्ट है अभी फिलहाल, गहरा भी पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, और इन दोनों की बीच की दूरी 77 किलोमीटर के आसपास है। तो इस पर चीन का कब्जा है पूरी तरह से, चीन इसे विकसित करने में लगा हुआ है। तो चाबहार पोर्ट को इंडिया को विकसित करना जरूरी है, इंडिया इससे विकसित करने में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि इससे अफगानिस्तान की तरफ जाने में इंडिया को सुविधा होगी, और आगे बढ़ने में, मध्य यूरोप तरफ बढ़ने में इंडिया को बहुत ही आसानी होगी। ओके, थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं कि इंडिया के लिए यह क्यों जरूरी है। तो देखिए, मैंने पूरा आपका पूरा आर्टिकल दे रखा है कि भारत के लिए चाबहार का महत्व क्या है। मैं उनमें से कुछ बातों को आपको बता देता हूं। अल बरूनी को आप लोग जानते होंगे, अल बरूनी या अबू रेहान। चाबहार को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा था इन्होंने। चाबहार का मतलब होता है चार झरना। यहां से पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह भी महज 72 किलोमीटर दूर हो जाता है, जिसके विकास के लिए चीन 46 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। अब देखिए, चाबहार के बारे में दिया हुआ है कि यह भारत के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, कि चाबहार भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के द्वार को खोल सकता है। यह बंदरगाह एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ जगह है। भारत 2003 से इस बंदरगाह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के प्रति अपनी रुचि दिखा रहा है, लेकिन ईरान पर पश्चिमी प्रतिबंधों और कुछ हद तक ईरानी नेतृत्व की दुविधा की वजह से, बाकी उतना लेना देना नहीं है। बस इतना ही है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, भारत को उससे मध्य एशिया की तरफ जाने में आसानी होगी, अफगानिस्तान से अपना कम्युनिकेशन बनाने में आसानी होगी, साथ साथ और बहुत सारे फायदे हैं। वो डीप बंदरगाह है, गहरा बंदरगाह है चाबहार का। और देखिए, एक यहाँ पर थोड़ा सा आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शन लगा दिया था, रोक लगा दिया था अभी ईरान से तेल लेने पर। तो यदि चुनाव होने हैं अभी अमेरिका में, यदि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे तो भी बढ़िया रहेगा हमारे देश के लिए, और यदि वो जीते, जो बिडेन भी जीते, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों से ही हमें फायदा ही होगा, क्योंकि उधर यदि जीत गए तो फिर इधर हम लोग को, कोई जीत गया कोई दिक्कत नहीं है, इधर हम लोग अपना काम जारी रखेंगे। ओके, तो बस बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, आपके जानना चाहिए, और बहुत सारी बातें हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम ज़्यादा नहीं जाएंगे इसमें, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है, भारतीय सेना किस देश से 72,000 SIG असॉल्ट राइफल की खरीद करेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। आप इस राइफल को पहचानते होंगे, जिन्होंने PUBG खेला है वो तो जरूर पहचानते होंगे। असॉल्ट राइफल से 72,000 भारतीय सेना के पास जितने भी पुराने राइफल्स हैं उससे रिप्लेस करके नया असॉल्ट राइफल्स खरीदा जाएगा अमेरिका से। अमेरिका यही करवाता है, दूसरे देश से तनाव करवा देगा और वो अपना उसको हथियार बेचना है। बहुत चालाक प्राणी है। छोड़िए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन होंगे? इस प्रश्न का उत्तर है अशोक लवासा, जो पहले निर्वाचन आयुक्त थे, वो अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष होंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि इसका मुख्यालय मनीला में है, जो फिलीपींस की राजधानी है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? मस्तासुगु असावाका। ठीक है, तो मस्तासुगु असाकावा इसके प्रेसिडेंट है, और इसके हेडक्वार्टर मनीला में है। किसकी? एडीबी की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न है, भारत में किस बीमारी का पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार की गई है? तो निमोनिया बीमारी की भारत में पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार की गई है। कोई भी वैक्सीन होता है तो उसको कौन देता है मंजूरी इंडिया में? तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इस वैक्सीन का नाम क्या है? न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट। ओके, इस वैक्सीन को कौन तैयार किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम आप लोग जरूर जानते होंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, यह विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा वैक्सीन का निर्माण यही करता है। और अभी पता होगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन बना रहा था, लेकिन हुआ ये कि फेज 3 का ट्रायल उसका चल रहा था और एक आदमी उनके वैक्सीन से बीमार हो गया। इस कारण थोड़ा सा अभी इस पर रोक लग गया है, अब शायद इसे आने में विलंब हो सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सबसे पहले अपना वैक्सीन, अपने देश का स्वदेशी वैक्सीन ही आ जाएगा इन सबसे पहले। ऐसे देखिए, रसिया का वैक्सीन भी भारत में, उसका भी परीक्षण चलना शुरू हो जाएगा कुछ दिन में, क्योंकि उसने अनुमति मांगी है कि हम यहाँ भी प्रयोग करेंगे अपने 3rd फेज का। अब देखिए क्या होता है,
लेकिन हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा विश्वास हमें अपने वैक्सीन पर करना चाहिए जो इस साल के अंत तक आ जाएगी। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश मंगल ग्रह के अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बन गया है? यूएई। भाई यूएई का तो कहना ही नहीं है, ये बराबर कुछ ना कुछ करते रहता है। बाराका न्यूक्लियर संयंत्र इधर कुछ दिन पहले इसने जारी किया था, अरब देश का पहला देश बन गया था। और मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने वाला भी है अरब देश का पहला देश बन गया है। अरब देश मतलब गल्फ या उसे गल्फ कंट्री भी कहा जाता है, मतलब जहां तेल निर्यातक देश को अरब देश कहते हैं। इतनी बातें हैं। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न है, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम चेंज हो गया है, शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो उसने मनोदर्पण अभियान लागू किया है, किस लिए? तो विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़िया करने के लिए। मानसिक स्वास्थ्य मतलब मेंटल हेल्थ। विद्यार्थी अभी तनाव में आ जाते हैं, खासकर बहुत सारे विद्यार्थी अभी तनाव में आकर सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इन सबों को रोकने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय ने एक अभियान लॉन्च किया है जिसे मनोदर्पण अभियान नाम दिया गया है। बस इतनी सी बातें। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है? तो यह हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने लक्ष्य रखा है कि हम 2022 तक पूरे प्राकृतिक तरीके से खेती करेंगे अपने पूरे प्रदेश में। आपको पता होगा कि जैविक खेती, विश्व का जैविक खेती का उपयोग करने वाला, मतलब पूर्ण रूपेण जैविक खेती का यूज करने वाला राज्य सिक्किम बन गया है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश भी देखिए बोल रहा है प्राकृतिक तरीके से खेती करेंगे। देखिए इस कहां तक सक्षम हो पाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो अश्विनी कुमार तिवारी एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ बने हैं। उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, लेकिन जानते रहिए क्योंकि एसबीआई से रिलेटेड है। बाकी एसबीआई का सभी फैक्ट्स आपको पता होगा कि कब राष्ट्रीयकरण किया गया वगैरह वगैरह। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस अभिनेता ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की है? तो सोनू सूद। सोनू सूद, कोई भी प्रॉब्लम हो सोनू सूद, आपका आंख बनवाना हो सोनू सूद, पढ़ने के लिए मोबाइल नहीं है सोनू सूद, आपको घर जाना हो सोनू सूद, विदेश में फंसे हो सोनू सूद, कोई भी प्रॉब्लम सोनू सूद। सोनू सूद ने हाल ही में सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाला था जिसमें उसे दिखाया था कि आपके पास ईमेल, अब मतलब ईमेल का कोटा आपका फुल हो गया है। इतना ईमेल्स उनको आए कि उनका ईमेल का कोटा ही फुल हो गया। अब देखिए डिलीट करेंगे तो फिर आएगा। तो प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, सोनू सूद अभी एक नंबर के हीरो बने हुए हैं वास्तविक रियल लाइफ में, रील नहीं रियल लाइफ के हीरो हैं सोनू सूद। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न है, किसे अंतरराष्ट्रीय रेलवे संघ का उपाध्यक्ष नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अरुण कुमार। अरुण कुमार को रेलवे संघ का उपाध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय रेलवे संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऐसे यदि हम रेलवे बोर्ड की बात करें तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है कौन है? तो विनोद कुमार यादव, और उन्हें हाल ही में रेलवे का सीईओ भी बनाया गया है। विनोद कुमार यादव को नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ द्वारा बनाए गए स्वदेशी ड्रोन का नाम क्या है? डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए एक ड्रोन बनाया, इंडिजीनियस है, स्वदेशी है, जिसका नाम भारत है। ओके, इसके बारे में और फैक्ट थोड़ा सा जानिए। ये जो है ये है, बस है तो है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बेस्ट टू एनर्जी नाम से नई पहल शुरू की है? तो यह उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड की सरकार ने बेस्ट टू एनर्जी नाम की नई पहल शुरू की है। उत्तराखंड के बारे में आप लोग अवश्य जानते होंगे, मैंने उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को ऊपर डिस्कस किया है। एक दो फैक्ट्स और उत्तराखंड का मैं बता दूं कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट उत्तराखंड के मसूरी में जो है, जहाँ सभी जाना चाहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी, ये कहाँ है? उत्तराखंड के मसूरी में है। पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा और, कि उत्तराखंड सरकार ने बेस्ट टू एनर्जी मतलब कचरे से एनर्जी का एक नई पहल शुरू किया है। आप लोगों ने यदि कल आज का करंट अफेयर्स देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि पंजाब सरकार ने धान के भूसे से बायोमास ईंधन बनाने की घोषणा की है।
तो इस तरह से बहुत सारी स्टेट सरकार अपने आप को क्लीन रखना, नए नए इनिशिएटिव, चाहे वो विदेश से मिलकर हो, चाहे वो केंद्र सरकार से मिलकर हो, नए नए इनिशिएटिव लागू कर रहे हैं ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी विकसित कर हो सके। ओके, तो बस और कुछ नहीं जानना इस प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा कि कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1999 में, आज के 21 साल पहले 26 जुलाई के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल पर विजय हासिल कर ली थी। एक कहानी है जो सबको पता है कि कारगिल में पाकिस्तान की घुसपैठ की पता हम लोगों को एक चारवाहा के द्वारा लगी थी। भारतीय सेना को एक चारवाहा के द्वारा इसकी पता चली थी कि पाकिस्तानी सेना ने इधर घुसपैठ कर लिया है। उस समय भारत के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। युद्ध करीब 3 महीने चला था और भारत की ओर से करीब 527 सैनिक शहीद हो गए थे। उन सभी सैनिकों पर हमें गर्व है। और पाकिस्तान के भी करीब 1000 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे। ओके, सैनिक तो सैनिक होता है, चाहे किसी भी देश का हो, सब तो अपने देश के लिए लड़ता है। किसी ने कहा था कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का हमेशा ये निशा होगा। बहुत खूब कहा था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी करने वाला है, अर्थात यह गेम्स 2021 में होने वाले हैं। इसके साथ साथ ही ब्रिक्स के भी गेम्स का आयोजन होने वाला है। और मैं एक बात बता दूं कि खेलो इंडिया का 2020 का एडिशन, अर्थात इसका तीसरा एडिशन असम के गुवाहाटी में हुआ था। टॉप पर महाराष्ट्र रहा था और सेकेंड पर हरियाणा रहा था। हरियाणा लगातार 2 साल से सेकेंड पर रह रहा है। इस कारण हरियाणा में अगला खेलो इंडिया होना है और हरियाणा ने देश को बहुत बेहतरीन प्लेयर भी दिए हैं। फोगाट आप लोगों को याद होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा सत्र हरियाणा में होने वाला है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, ओलंपिक रिंग की हाल ही में नीलाम हुई ओरिजिनल डिजाइन किसकी बनाई हुई थी? तो यह डिजाइन पियरे डी कुबर्तिन द्वारा बनाई गई थी। ओलंपिक्स की जो डिजाइन थी उसमें 5 रिंग थे, जिसमें ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड थे। सबको व्हाइट बैकग्राउंड पर बनाया गया था। इसे करीब $2 मिलियन में नीलाम किया गया है। यह जो लोगो था, ओलंपिक रिंग जो था, ऐसे करके 5 को जो रहता है, ये जो लोगो है ये 1920 में ओलंपिक गेम्स के दौरान लॉन्च किया गया था। बस इतनी बातें बहुत है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न है, ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। ओके, और इससे संबंधित फैक्ट्स आगे आने वाले प्रश्न में मैं बताऊंगा, क्योंकि इस ग्लोबल टाइगर डे से रिलेटेड और प्रश्न नीचे दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, कुमकुम जिनका 28 जुलाई 2020 को निधन हो गया, वो क्या थी? तो वह अभिनेत्री थी, बिहार से थी। आप लोगों ने पुरानी फिल्में यदि देखा होगा तो देवानंद साहब ये सब के साथ इन्होंने काम किया है। सीआईडी जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। बहुत बेहतरीन अभिनेत्री थी। मूवी देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट में, मजा आएगा। कुमकुम नाम है, बिहार से थी, ये अभिनेत्री थी। इनका निधन हो गया है 28 जुलाई को। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मौसम के पूर्वानुमान एवं जानकारियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इन्होंने मौसम ऐप लॉन्च किया है। जिस तरह से गूगल वेदर फॉरकास्ट करता है कि अगले दिन बारिश होने वाली है नहीं, कितना टेम्परेचर रहेगा, उसी तरह से मौसम ऐप भी वेदर फॉरकास्ट करेगा। अपना ऐप है, केंद्र सरकार का ऐप है, देखिए डाउनलोड करके कैसा काम करता है। अपना है, बढ़िया ही होगा। ओके, बस अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत किस देश में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा? भारत अपना व्यापार तेजी से साउथ ईस्ट की ओर डेवलप करने में लगा हुआ है, ताकि उधर भी हम लोगों की पकड़ बनी रहे। तो भारत वियतनाम में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा। वियतनाम का राजधानी आपको पता होगा कि वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम के बारे में एक दो और बात मैं बता दूं कि वियतनाम ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। वियतनाम के लोग सुअर पालना काफी पसंद करते हैं। वियतनाम के लोग कछुआ को काफी पवित्र मानते हैं। वियतनाम जो है विश्व में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो यह सभी बात वियतनाम के बारे में हो गई। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए
और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपके अन्य यार दोस्तों तक पहुंचे। अगला प्रश्न है, शायद ऊपर डिस्कशन हो चुका है बहुत कुछ। प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदला है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। इस बात को लेकर ऊपर डिस्कशन हो चुका है, इसलिए मैं इस प्रश्न को ज्यादा नहीं छेड़ूंगा, अगले प्रश्न की ओर चलूंगा। प्रश्न है, क्लाइमेट चेंज पर यूएन के युवा एडवाइजरी ग्रुप में भारत से किसे नामित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है। कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बाघों की आबादी सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी सर्वाधिक है। यहाँ 526 बाघ हैं सिर्फ मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में बात करें तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है जिसमें सिर्फ 124 बाघ है। बहुत सारी टाइगर रिजर्व जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर मध्य प्रदेश की जितनी भी नेशनल पार्क है सब लगभग टाइगर रिजर्व ही है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, नाम याद रखिएगा। बांधवगढ़ हो गया, पेच हो गया, पन्ना हो गया, संजय टाइगर रिजर्व हो गया, ये सब महत्वपूर्ण है। और पर्यावरण रिपोर्ट में यह भी आया था, प्रकाश जावड़ेकर ने जारी किया था कि भारत में करीब 70% पूरे विश्व की बाघ जनसंख्या का 70% भारत में है। बहुत अच्छा बात है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है कि सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। नेचुरल टाइप का बुक रहेगा तो उसके लेखक हमेशा रस्किन बॉन्ड साहब रहेंगे। ओके, लेकिन यदि आपको जनवरी से लेकर अगस्त तक के सभी महत्वपूर्ण किताबों का लेक्चर देखना है, कुछ ट्रिक्स भी मिलेंगे आपको, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में घूम के आइए, वहां पर लिंक दिया हुआ है, जाकर देखिए। बहुत ही जरूरी है आपके लिए, इससे 1 नंबर जरूर पूछे जाते हैं परीक्षा में, एक प्रश्न किताब से रहते ही हैं। ओके, तो सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड साहब हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह मिशन तियानबेन-1 को लॉन्च किया है? नाम बता रहा है, मंगल ग्रह मिशन तियानबेन-1 जाएगा चाइना के पास। नाम से ही पता चल रहा है कि यह चाइना द्वारा लॉन्च किया हुआ मिशन है। और मंगल ग्रह का मिशन एक और पहला अरब देश बना है कौन? यूएई। यूएई में ही आईपीएल होने वाले हैं, आप लोगों को पता होगा, और बुर्ज खलीफा यूएई में ही है। ओके, इतनी बातें हुई। अब देखिए ये प्रश्न लंबा प्रश्न है, मैं छोटे में बताता हूं। प्रश्न है कि सीसीटीवी सर्विलांस कैमरों की संख्या के हिसाब से शीर्ष 20 शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 16वां स्थान मिला है? ब्रिटेन द्वारा एक कंपैरेटिव संस्था है जिसने जारी किया है एक लिस्ट कि सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरा किस किस शहर में है, तो उसमें भारत का एकमात्र शहर है जो हैदराबाद है। करीब 60,000 से अधिक कैमरा लगा हुआ है, तो यह टॉप 20 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय शहर है। ओके, मतलब यहाँ बढ़िया से सीसीटीवी द्वारा निरीक्षण निगरानी होता है। अगला प्रश्न है, हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 2020 विश्व हेपेटाइटिस दिवस का विषय क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, चेंज हो चुका है परीक्षा का पैटर्न। अब डायरेक्टली डे ना पूछकर उसका थीम पूछ दिया जाता है। तो इस वर्ष हेपेटाइटिस डे का थीम था हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। अब थोड़ा सा ये जानिए हेपेटाइटिस डे इसी दिन क्यों मनाया जाता है? तो ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 28 जुलाई को ही डॉक्टर बारुक ब्लमबर्ग का जन्मदिन है। अब ये आप जानिए, पूछिएगा कि डॉक्टर बारुक ब्लमबर्ग कौन है भाई? तो डॉक्टर बारुक ब्लमबर्ग ने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और इसके परीक्षण के लिए एक तकनीक भी विकसित किया था, साथ साथ इसका टीका भी विकसित किया था। इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और इसीलिए इनके जन्मदिन 28 जुलाई के अवसर पर विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। बहुत हुआ। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न है, भारत ने किस पड़ोसी देश को अपने पड़ोसी नीति को बढ़ावा देने हेतु 10 रेलवे लोकोमोटिव सौंपे? तो ये बांग्लादेश को भारत ने अपनी पड़ोसी नीति को बढ़ावा देने हेतु 10 रेलवे लोकोमोटिव सौंपे हैं। भारत अपने पड़ोसी से हमेशा संबंध अच्छा रखना चाहता है। ओके, तो इसीलिए अपने पड़ोसी नीति को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश को 10 रेलवे लोकोमोटिव सौंपे हैं। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। फिर बांग्लादेश से रिलेटेड प्रश्न है कि 300 साल पुराने काली मंदिर का पुनर्निर्माण किस देश में भारत के सहयोग से किया जाएगा? तो ये बांग्लादेश में ही 300 साल पुराना काली मंदिर है, पुरातत्व की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसे भारत
अपने सहयोग से निर्माण करा रहा है। किस जिले में है? तो ये बांग्लादेश के उत्तरी नटोर जिले में है। बाकी बांग्लादेश के फैक्ट्स तो आपको पता होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये आपको बता दूं कि बांग्लादेश जो है भारत के कौन कौन राज्य से अपनी सीमा टच करता है। मैं मानचित्र नहीं दे पाया, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए कि बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से अपनी सीमा टच करता है। वह कौन कौन सा है? तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल है, ऊपर आइएगा तो असम है, फिर मेघालय है, उसके बाद फिर त्रिपुरा है, और उसके बाद फिर मिजोरम है। ऐसे करके 5 राज्यों से अपनी सीमा टच करता है बांग्लादेश। बस इतनी बातें इसके लिए बहुत हो गई। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न है, किस संस्थान ने देश में इनोवेटर्स एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाली एक अभिनव प्रतियोगिता एवं ओपन चैलेंज डेयर टू ड्रीम लॉन्च किया है? तो डेयर टू ड्रीम किसने लॉन्च किया है? तो यह रक्षा अनुसंधान विकास संगठन मतलब DRDO ने डेयर टू ड्रीम इनिशिएटिव लॉन्च किया है। डेयर टू ड्रीम कंपटीशन लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है, कब लॉन्च किया है? तो APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर लॉन्च किया है। ओके, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने APJ अब्दुल की पुण्यतिथि पर डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता शुरू की। APJ अब्दुल कलाम को आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। इन्होंने ये बात बोली थी कि सपने वे नहीं होते हैं जो रात को सोने बकता है, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही न दें। ओके, तो बाकी डेयर टू ड्रीम क्या है ये तो आपको पता है, मैंने ऊपर बता दिया है। अगले प्रश्न की ओर मैं चलूंगा। प्रश्न है, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अ अनसोल्ड वर्ल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये EAM एक्सटर्नल एंड अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अ अनसोल्ड वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी पुस्तक का वीडियो देखना है, नीचे लिंक है, देख लीजिए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी भारत के टाइगर सर्वे 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया के बाघों की आबादी का कितना प्रतिशत है? तो यह 70% है। बाकी मैं बाघ से संबंधित सभी बातों का ऊपर डिस्कशन कर चुका हूं। ओके, अगला प्रश्न है, मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ग्रेटा थनबर्ग को। ग्रेटा थनबर्ग अभी बच्ची है, लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध हो गई है। टाइम्स में भी एक बार यह आ गई थी, टाइम्स इंपॉर्टेंट पर्सन्स में भी इनका नाम आ गया था। ये कहाँ की है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षाओं में बहुत मस्त प्रश्न बन सकता है कि ग्रेटा थनबर्ग कहाँ की है। तो यह स्वीडन की है। ओके, ग्रेटा थनबर्ग को आने वाले वर्षों में हो सकता है मलाला यूसुफजई के जैसा नोबेल मिल जाए शांति के लिए। देखिए अब आगे क्या होता है। इन्हें जो पुरस्कार की राशि मिली थी ये भी किसी संस्था को दान दे दिए, अपने पास नहीं रखे। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, गुरबख्श सिंह किस खेल से संबंधित थे जिन्हें 2020 के प्रतिष्ठित मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो यह हॉकी से संबंधित थे। मोहन बागान रत्न जो है प्रतिवर्ष दिया जाता है, और इसके पहले विजेता पूर्व कप्तान शैलेन मन्ना थे। कौन देता है मोहन बागान? तो मोहन बागान फुटबॉल टीम है, वेस्ट बंगाल की टीम है, बहुत ही प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1889 को हुई थी भूपेंद्र नाथ बोस द्वारा। डुरंड कप आप लोगों ने सुना होगा, डुरंड कप का नाम। तो डुरंड कप 2019 की उप विजेता रही मोहन बागान टीम, और विजेता गोकुलम केरला रही। पहले मोहन बागान रत्न जो है सिर्फ फुटबॉल प्लेयर को ही दिया जाता था, लेकिन पिछले वर्ष से यह अन्य प्लेयर को भी दिया जाने लगा। ओके, तो इस वर्ष का मोहन बागान रत्न गुरबख्श सिंह को दिया जाएगा जो हॉकी से संबंधित है। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे विजडन द्वारा 21वीं सदी के भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है? तो यह रविंद्र जडेजा है। रविंद्र जडेजा को 97 अंक मिले, 97 से भी ज्यादा अंक मिले, और यह विजडन द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी हैं 21वीं सदी के। ओके, और इससे संबंधित फैक्ट्स हमें जानना नहीं है, बहुत हो गई इसके बारे में। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया का वो कौन से 2 देश है जिन्होंने रूबेला वायरस को और चेचक को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है? तो श्रीलंका और मालदीव ये दक्षिण एशिया के ऐसे देश हैं जिन्होंने चेचक और रूबेला वायरस दोनों को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। WHO लक्ष्य रखा है कि 2023 तक हम लोग पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में रूबेला वायरस को खत्म कर दें। उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, लेकिन जानते रहिए। अंतिम प्रश्न है यह कि फार्मूला 1 सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता है?
तो वॉल्टेरी बोटास ने इस साल की पहली ग्रांड पिक्स, जिसे ऑस्ट्रेलिया ग्रांड पिक्स कहते हैं, उसे जीता है। कभी ये जीतेंगे नहीं तो कभी ये जीतेंगे, यही दोनों मिलके जीतते जाएंगे। कभी वॉल्टेरी बोटास, कभी लुइस हैमिल्टन। ज़्यादा लुइस हैमिल्टन जीतते हैं और उसके बाद वॉल्टेरी बोटास जीतते हैं। सब मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। बस इतनी सारी बातों को याद रखना है। हम लोगों ने इस बार 55 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। अगले हफ्ते में फिर आऊँगा पिछले महीने का करंट अफेयर्स लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा, सुरक्षित रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। और एनटीपीसी सीरीज की वीडियोज को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है उसमें, प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ अगले हफ्ते। जय हिंद।